नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दातागंज बदायूं के मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय सैद्धांतिक की पाठ्य चर्चा में अंकित सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड डीजल फ्यूल सिस्टम के बारे में आज प्रशिक्षण प्रदान। आइए फिर मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं एक छोटा सा पीपीटी बनाया हूँ। उसी पीपीटी के माध्यम से मैं इन दोनों टॉपिकों को जो हमारे टॉपिक हैं इस पे मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इसको बोलते हैं माप की प्रणाली या मापन की प्रणाली। इसमें हम मेनली जो है 4 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, जिसको परिचय। दूसरा इतिहास। तीसरा मीट्रिक प्रणाली क्या होती है। फिर उसके बाद नंबर 4 पॉइंट हमारा है इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियाँ क्या होती है। मतलब अब इकाइयों के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं। परिचय की बात करते हैं। सबसे पहले तो मापन की प्रणाली जो है क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मापन की प्रणाली सबसे पहले हम चर्चा में जब हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है मापन। मेजरमेंट होता क्या है। मेजरमेंट होता क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ को अ, मापन की प्रणाली में ये होता है कि मापन की प्रणाली की जो है इकाइयाँ एक इकाइयों का संग्रह होता है, जहाँ पर बहुत सारी इकाइयाँ जैसे लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गए, इन सब सभी चीज़ों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे ले आके रखते हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मापन की प्रणाली प्रणाली जो होती है मेनली जो है विज्ञान और वाणिज्य के उद्देश्य जो हमारे थे उनको पूरा करने के लिए बनाई गई थी, जो कि मेनली अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियाँ जिसको एसआई सिस्टम कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली जो आधुनिक रूप में हम प्रयोग करते हैं, सहायक प्रणालियाँ होती हैं, उनको भी प्रयोग करते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अलग से प्रणाली उसने अपनी बनाई, जिसको भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं। यही मापन की प्रणालियाँ होती हैं, जिससे कि हमारा व्यापार जो है आसान आसान हो सके। ठीक है? किसी भी चीज़ को जैसे हमारी लंबाई है, तो लंबाई को मीटर में ही मापते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लंबाई को जो है जिसमें मीटर प्रति सेकंड में नाप दिया या कुछ भी किसी को किसी में नाप दिया। तो यहाँ पे हमारी प्रणालियों का बहुत उपयोग होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम मापन की प्रणाली का उपयोग करें। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड हमें ये बताती है कि हमारे जो भी मापन की प्रणालियाँ आई थी, वो उनका इतिहास क्या रहा है, वो कहाँ से डेवलप करी गई हैं। तो सबसे पहले मापन की प्रणालियों का प्रयोग जो है हमारे फ्रांस ने किया था। फ्रांस ने सबसे पहले मीट्रिक प्रणाली को ले आया था, क्योंकि उस समय कोई प्रणालियाँ ऐसी थी नहीं, जिसको जो है हम लोग व्यापार के लिए चाहे एक एक देश से दूसरे देश के लिए व्यापार के लिए प्रयोग किया जा सके। तो उस समय फ्रांस ने सबसे पहले एक प्रणाली ले आई थी, जिसको मीट्रिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली में फ्रांस ने सबसे पहले 3 बेस क्वांटिटीज़ को रखा था, जो जिसको आधार बनाया गया था। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय। फिर जैसे-जैसे विज्ञान में विकास होता गया, जैसे-जैसे हम समय बीतता गया, विज्ञान साइंस हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे की तरफ बढ़ती गई, तो और भी प्रणालियाँ इसमें जुड़ती गई, जिसमें से कुछ जो है विद्युत आवेश या विद्युत धारा को भी जोड़ा गया। ठीक है? अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अगली स्लाइड में ये है कि कुछ और भी मात्राएँ हैं, जैसे कि शक्ति है और गति। शक्ति और गति क्या होती है? बेस बेस सेट से ही ली गई हैं कि जो निकाली गई हैं, ये बेस से ही निकाली जाती है। बेस क्वांटिटी जो लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है, इसी के माध्यम से शक्ति और गति को भी निकाली गई है। ऐतिहासिक रूप से इकाइयों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग एक ही प्रकार की मात्रा के लिए किया गया था। अगर हम देखें तो पुराने समय में बहुत सारी इकाइयाँ ऐसी इकाई एक ऐसी इकाइयाँ थी,
जो कि जैसे लंबाई के लिए हम बात कर ले तो लंबाई को हम इंच में भी नापते थे, फुट में भी मापते थे, गज में भी मापते थे, फैदुम्स में भी नापते थे, छड़, चेन, फरलॉन्ग में भी परिवर्तित करके इसको नापते थे। ठीक है। अगली है मीट्रिक प्रणाली। अब मीट्रिक प्रणाली के बारे में हम बात करेंगे तो फ्रांस, हमने सबसे पहले बताया था कि फ्रांस में सबसे पहले इसको का जो हमारी व्यापारिक इकाइयाँ थी उनको कन्वर्ट करके सबसे पहले मीट्रिक प्रणाली को ही उपयोग किया था। तो 1795 ईस्वी में हमारे फ्रांस ने सबसे पहले जो है अच्छी तरह से इसको परिभाषित किया। परिभाषित करने के बाद सबसे पहले अपने यहाँ इन्होंने लागू किया था। लागू करने के बाद इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले ये सारी प्रणालियाँ जो हैं जब यहाँ लागू हो गई तो बाकी देश भी इसके कांटेक्ट में आए। तो जो देश इसके कांटेक्ट में आए उनमें सबसे पहले वे देश थे जहाँ पर अंग्रेजी नहीं बोली जाती थी, क्योंकि ये मीट्रिक प्रणालियाँ बहुत ही आसान प्रणाली होती है। फिर जैसे जैसे नॉन इंग्लिश जो भाषी जो देश थे उसमें ये प्रणाली प्रयोग में लाई गई। तो उसके बाद ही अंग्रेजी बोलने वाले देशों में भी प्रयोग में लाई जाने लगी। प्रारंभिक मीट्रिक प्रणालियां में 2 आधार इकाइयां थी, जिसमें मीटर और लंबाई के लिए मीटर उपयोग करते थे और द्रव्यमान के लिए ग्राम उपयोग करते थे। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया इन्हीं दोनों बेस क्वांटिटी के माध्यम से आयतन, घनत्व और भी इकाइयों को भी प्राप्त किया गया या उसको गुणा या भाग के माध्यम से कैलकुलेट किया गया, बताया गया, निकाला गया। मीट्रिक प्रणालियों के कई विविधताएं उपयोग में हैं। मीट्रिक प्रणाली में बहुत सारी विविधताएं हैं, उनको भी उपयोग में लाई जाती हैं, जिसमें गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। विज्ञान में बहुत सारी प्रणाली यूज करते हैं, जिसमें सीजीएस प्रणाली होती है। उसके बाद एमटीएस प्रणाली होती है, मीटर टन सेकेंड सिस्टम जिसको बोला जाता है। फिर यूएसएसआर में भी ये मेनली यूज में लाई जाती है। फिर एक प्रणाली आती है मीटर किलोग्राम एमकेएस प्रणाली जिसको हम बोलते हैं। कुछ इंजीनियरिंग फील्डों में जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, मैकेनिकल की एक सब्जेक्ट में आता है, मैकेनिकल जो ट्रेड होती है उस सब्जेक्ट में आता है, जिसमें कि हम मिलीमीटर ग्राम सेकेंड के रूप में एक प्रणाली को उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय, अभी तक में हमने मीट्रिक प्रणाली के बारे में बात करी, ठीक है। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के बारे में जो कि बाद में मीट्रिक प्रणाली के बाद ले आएगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली ले आने का एक प्रमुख उद्देश्य ये रहा कि चूंकि उस समय पुराने समय में क्या था कि जो हमारे व्यापार था, व्यापार के लिए एक पर्टिकुलर मापन की इकाई का हमारे पास कोई ब्यौरा नहीं था। तो इसी व्यापारिक ढांचे को मजबूत करने के लिए हमने एक नई प्रणाली का सभी देशों ने मिलकर एक नई प्रणाली की खोज की, जिसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसी प्रणाली को जो है हम एसआई या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से जानते हैं, जिसमें कि मीटर, किलोग्राम और उसके साथ-साथ केल्विन, एम्पीयर, कैंडेला और मोल आधारित एमकेएस प्रणाली को भी सम्मिलित किया गया है। एसआई में 2 वर्गों की इकाइयाँ शामिल होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित है और सभी लोग इस प्रणाली को मानते भी हैं और सहमत भी हैं इस प्रणाली से, क्योंकि इससे जो है हम सभी देशों का व्यापार जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। व्यापार करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। इन वर्गों में से सबसे पहली लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह, चमकदार तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, जो कि मेन 7 बेस इकाइयां इनको सम्मिलित करी गई। क्योंकि मीट्रिक प्रणाली में ऐसा नहीं था। मीट्रिक प्रणाली में 3 प्रणालियां 3 हमारे बेस क्वांटिटी थी। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। जबकि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो हमारी प्रणाली है, उस प्रणाली में हम 7 बेस क्वांटिटीज को रखते हैं। और कुछ इसमें हमने एक ग्राफ के माध्यम से या तो कह सकते हैं कि हमने एक फर्स्ट क्लास एसआई बेस्ड यूनिट को हमने दिखाया है, जिसमें लेंथ मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम में हम मापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट जिसको वैद्युत धारा बोलते हैं उसको एम्पियर इसकी इकाई होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको कैंडिला में हम मेजर करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा जिसको हम मोल में लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास की। दूसरी श्रेणी में जो आती हैं एसआई व्युत्पन्न इकाइयाँ शामिल करी गई हैं, जो कि किसी न किसी रूप में 2 बेस क्वांटिटी की या तो मल्टीप्लिकेशन से या तो डिवाइडेशन या तो
गुणा करके या तो भाग के माध्यम से निकाली जाती है, जिसमें कार्य हो गया, बल हो गया, शक्ति, ये व्युत्पन्न इकाइयों के के कैटेगरी में आती है। जैसे हमने यहाँ पे एक इसको भी एक पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी है। जैसे कि सेकंड क्लास की जो हमारी सेकंड क्लास की बेस्ड यूनिट है, जिसमें फोर्स जिसको बल बोलते हैं, उसको इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है और सिंबल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पावर को वाट में इसकी इकाई होती है, डब्ल्यू से सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर को हम पास्कल में मापते हैं और पीए से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कूलम्ब में हम इसको लेते हैं और उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ को वोल्ट या वोल्टेज हम कह सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं और ओमेगा से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे टोटल 6 पॉइंट्स हमने दिए हैं, जो कि सेकेंड क्लास की एसआई बेस्ड यूनिट होती हैं। उनकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी एसआई यूनिट है, और कुछ सिंबल, कौन से सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में मैंने इसमें दिखाया हुआ है। तो आगे चलते हैं। इसी आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, इन दोनों टॉपिकों में सेकेंड टॉपिक है डीजल ईंधन प्रणाली, या हम इसको बोल सकते हैं डीजल फ्यूल सिस्टम। डीजल फ्यूल सिस्टम में मैं आपको जो है मेन एक तो इंट्रोडक्शन से आपको बताऊंगा, परिचय आपको दूंगा क्या होती है ये प्रणालियाँ। डीजल इंजन प्रणाली का लेआउट कैसा होता है ये बताऊंगा। फिर इसी के अंदर जो आती है इलेक्ट्रिक टैंक, लिफ्ट पंप, ईंधन फिल्टर, ईंधन इंजेक्शन पंप, फ्यूल इंजेक्टर्स, इंजन दहन चैम्बर, इसके बारे में मैं इस पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो हमारा सीआई इंजन होता है, सीआई इंजन सबसे पहले हम इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। सीआई इंजन होता क्या है? तो सीआई इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। ठीक है, कंप्रेस्ड इन द सेंस इसमें कि एयर को हम बहुत हाईली कम एयर जो हवा होती है उसको हम बहुत ही दबाव के साथ उसको इंजन के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद फ्यूल की स्प्रेइंग होती है, उसके बाद फ्यूल हमारा बर्न होता है। फिर हमारा पिस्टन जो होता है, जो हमारे मेन प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। ये चारों प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हमारे इंजन को पावर मिलती है और हमारी गाड़ी रन करती है। ठीक है, तो सीआई इंजन क्या करता है कि सीआई इंजन यह मांग करता है कि आपूर्ति किया गया ईंधन पिस्टन को संपीड़न स्ट्रोक के अंत के पास होने पर इंजेक्ट किया जाए। तो सीआई इंजन की जो मेन मांग होती है, जो मेन डिमांड होती है इसकी, वो ये कहता है कि जो हमारा जो फ्यूल है, जो भी सारी चीजें हैं फ्यूल, वो जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने वाला होता है उसी समय हमें इंजेक्ट कराना होता है। दूसरा पॉइंट जो हमने इसमें आपको दिखाया है, यदि कुशल दहन और कम प्रदूषण प्राप्त करना होता है तो ईंधन को सूक्ष्म कणों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें दूसरे पॉइंट कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत ही अच्छा दहन चाहिए, इंजन हमारा सही स्मूथली काम करे और प्रदूषण कम हो, तो उसके लिए हमें ईंधन को छोटे छोटे कणों में विभाजित करना होता है और उसको तोड़ना होता है। नंबर 3 पॉइंट है, दहन इंजन में गर्म हवा में पर्याप्त दबाव के साथ ईंधन को मजबूत किया जाता है। अब क्या करते हैं कि जो हमारा कंबशन चैम्बर होता है उसमें क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि हाईली कंप्रेस्ड एयर को ईंधन के अंदर कंप्रेस किया जाता है, डाला जाता है, ताकि जब हम फ्यूल उसमें स्प्रे करें, फ्यूल की स्प्रेइंग हो, तो हमारा ईंधन पर्याप्त रूप से जल सके। नंबर 4 पॉइंट है, सभी इंजन को कोल्ड स्टार्ट डिवाइस के किसी न किसी रूप की आवश्यकता होती है। अब जैसे देखते हैं कि जैसे ठंडियों के दिन आ जाते हैं, तो ठंडियों के दिनों में क्या होता है, हमारा इंजन सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक ऐसी डिवाइस लगानी पड़ती है कि जो कि हमारे जो कंप्रेस्ड एयर आ रही है उसको जल्दी से हीट अप कर दे। तो उसके लिए हमें एक यंत्र लगाते हैं जिसको हम स्पार्क प्लग कहते हैं या चमक प्लग कहते हैं इसको। तो इसका उपयोग करते हैं, उसको उसके टेम्परेचर को, एयर के टेम्परेचर को, जो हमारे कंप्रेस्ड एयर आ रही है उसकी एयर को और हीटअप करने के लिए चमक प्लग का उपयोग करते हैं। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे इंजन में अनेक प्रकार की विशुद्धियां हो जाती हैं, दिक्कतें होती हैं, जैसे कि इंजन हमारा बहुत ज़्यादा, इंजन जो ये हमने
पेन से यूज करा है। इंजन अत्यधिक शोर करता है और ज्यादा मात्रा में ये प्रदूषण हमें दे देता है, मतलब हमारे धुआं बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डीजल इंजन प्रणाली हमने पहले बताया था, डीजल इंजन प्रणाली है, उसका लेआउट को हम सरलीकरण मतलब सरल एकदम सिंप्लीफाई करके इसको हम बताएंगे आपको। तो इसमें सबसे पहले हमारा एक पॉइंट है ईंधन टैंक, ये जिसको हमने फ्यूल टैंक के नाम से यहाँ पे प्रदर्शित करा है। दूसरा है जल जाल, इसको वाटर ट्रैप के माध्यम से दिखाया गया है। लिफ्ट पंप, लिफ्ट पंप को हम फ्यूल फीड पंप के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा लिफ्ट पंप हो गया। ईंधन फिल्टर, ईंधन फिल्टर के बारे में, ये ईंधन फिल्टर हमारा लगा हुआ है, ठीक है। ईंधन इंजेक्शन पंप, ईंधन को इंजन के अंदर इंजेक्ट कराने के लिए हमें फ्यूल इंजेक्शन पंप की जरूरत पड़ती है। ईंधन इंजेक्टर, ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर हमारा हो गया। रिसाव बंद, कहीं भी किसी प्रकार का रिसाव ना हो उसके लिए लीक ऑफ हमें लगाना पड़ता है, ठीक है, सील लगानी पड़ती है। और इंजन दहन कक्ष, लास्ट पे जो हमारा मेन हमारा जो मोटो होता है कि अब जो भी हम लेआउट बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं, डीजल इंजन प्रणाली के लिए बना रहे हैं, ताकि हमारा जो भी फ्यूल है वो फ्यूल टैंक से इंजन के कंबस्टन चैम्बर तक पहुंच सके। यही हमारा मेन मोटो है। डीजल फ्यूल सिस्टम को समझने का मेन मोटो हमारा यही था कि हमारा जो भी फ्यूल है वो फ्यूल वाटर ट्रैप, लिफ्ट पंप, फ्यूल फिल्टर, इंजेक्शन पंप, फ्यूल इंजेक्टर, और इसके बाद हम इसको इंजन कंबस्टन चैम्बर में पहुंचा सके। यही हमारा अपना मेन टारगेट था जो कि हमें कंप्लीट करना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चल के पढ़ेंगे। सबसे पहले ईंधन लिफ्ट पंप, एक बार पीछे हम देख लेते हैं। हाँ, ईंधन टैंक, ईंधन टैंक को बताने की वैसे कुछ खास आवश्यकता नहीं, लेकिन तभी मैं बता देता हूँ। फ्यूल टैंक क्या होता है, इसमें फ्यूल हम एकत्रित करते हैं, क्योंकि डीजल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें इस फ्यूल टैंक में डीजल की मात्रा को रखना होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पहली बात करते हैं ईंधन लिफ्ट पंप की, जिसको हम फ्यूल फीड पंप या कम दबाव पंप के नाम से जानते हैं। ईंधन लिफ्ट पंप क्या होता है, कम दबाव, आमतौर पर एक डायफ्राम टाइप का पंप होता है जो कि कैम शाफ्ट के माध्यम से चलाया जाता है, या इंजेक्शन पंप में निर्मित होता है। इंजेक्शन पंप में भी इसको निर्मित कर देते हैं, उसके अंदर एक ब्लॉक बना के उसी के अंदर इसको फिटिंग कर दी जाती है, या विद्युत रूप से बाद के सिस्टमों में भी संचालित होता है, ठीक है। मैनुअल प्राइमिंग फंक्शन इसमें होता है, जिसमें कि इंजेक्शन पंप के लिए ईंधन के स्थिर प्रवाह की आपूर्ति करना होता है। मैनुअल प्राइमिंग फंक्शन क्या करता है कि जो भी हमारा इंजेक्शन पंप है उसके अंदर उसके माध्यम से ईंधन को हमें कंबस्शन चैम्बर तक पहुंचाना होता है। तो मेन हमारा जो ईंधन लिफ्ट पंप का काम था कि जो भी हमारा ईंधन फ्यूल टैंक में व्यवस्थित है, रखा हुआ है, उसको फ्यूल टैंक से लेके और सीधा फ्यूल फिल्टर की तरफ मूव कराना। फ्यूल फिल्टर क्या करता है, उसको फिल्टरिंग करता है, फिल्टरिंग करने के बाद जो भी उसमें अशुद्धियां थी उनको बाहर करके, और ये इंजेक्शन पंप जो कि हाई कंप्रेस हाईली इसको अ, उच्च दबाव पंप के नाम से जाना जाता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है। मुख्य ईंधन फिल्टर क्या हो गया, अभी हमने बताया था कि जो पीछे वाली स्लाइड में हमने बताया था यहाँ पर कि जो हमारा ईंधन लिफ्ट पंप होता है, कम दबाव पंप होता है, ये फ्यूल को क्या करता है, फ्यूल टैंक से लेता है और आगे फिल्टर को देता है। ये हमारा मुख्य ईंधन फिल्टर हो गया। इसमें जब जाएगा तो क्या करता है कि मुख्य ईंधन फिल्टर बदली तत्व या कारतूस प्रकार की होती है, ठीक है, इसको चेंज किया जा सकता है, कोई इसमें वैसी दिक्कत नहीं है, इसको चेंजेबल होता है। ईंधन प्रवाह की अनुमति देने के लिए फिल्टर सामग्री बड़े पर्याप्त सतह क्षेत्र की होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें बढ़िया अच्छी क्वालिटी का फिल्टर्ड फ्यूल चाहिए होता है तो उस समय जो हमारा फ्यूल फिल्टर की सामग्री होती है, जो फ्यूल फिल्टर होता है, उसको बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जो कि इंजेक्शन प्रणाली तक पहुंचने वाली गंदगी के बहुत छोटे छोटे हिस्से को रोक सके। बड़ा होने का क्या कारण है, बड़ा इसलिए रखा जाता है कि जो भी इसमें अशुद्धियां होती हैं, जो भी गंदगी होती है, जो भी छोटे छोटे अशुद्धियां होती है, उनको हमारे इंजन तक
ना पहुंच सके उसको फिल्टर करने के लिए हम मुख्य ईंधन फिल्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बड़ी एकल इकाइयां या जिसमें प्राथमिक या माध्यमिक फिल्टर भी शामिल होते हैं। जैसे अब सिंगल सिलेंडर है तो उसमें सिंगल फ्यूल ईंधन फिल्टर का उपयोग कर लेंगे। बट अगर इंजन हमारा बड़ा है तो उसमें प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्शियरी 2-3 फ्यूल फिल्टर की आवश्यकता होने लगती है। तो वहाँ पे बड़ी एकल इकाइयों के लिए जो बड़े इंजन होते हैं उनके लिए हम प्राथमिक और द्वितीयक या प्राथमिक या माध्यमिक या टर्शियरी 3 फिल्टर का उपयोग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। फिर आते हैं उच्च दबाव ईंधन इंजेक्शन पंप पे। ठीक है, ये हमारा अगला पॉइंट है इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, हाईली प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन पंप रोटरी या इनलाइन डिजाइन के हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये या तो रोटरी टाइप के होंगे या तो इनलाइन टाइप के, अपनी जैसी आवश्यकता होती है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने इंजन में इसको फिट कर लेते हैं। आधी क्रैंकशाफ्ट गति पर इंजन द्वारा संचालित ईंधन को दबाएं और इन्हें दहन के लिए सही समय पर इंजेक्शन में वितरित करें। ठीक है, आधी क्रैंकशाफ्ट जैसे ही रन करती है, क्रैंकशाफ्ट जो हमारी आधी घूम जाती है, तो इंजन क्या करता है कि जो भी हमारा फ्यूल होता है उसको सबसे पहले कंप्रेस करता है और कंप्रेस करने के बाद हमारे इंजेक्शन पंप में इंजेक्शन पंप को देता है। तो इंजेक्शन पंप क्या करता है, उस फ्यूल को इंजन लोड जैसे-जैसे हमें हमारे इंजन को जैसी आवश्यकता होती है, वैसे-वैसे फ्यूल की सप्लाई इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्शन चैम्बर को दे दिया जाता है या कंबस्शन चैम्बर को प्रोवाइड करा दिया जाता है। जिससे कि किसी भी प्रकार के हमारे इंजन कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमें इंजन हमारी तेजी से चल रहा हो तो अपना स्मूथली वो रन करता है। इंजन की गति को भी नियंत्रित करने के लिए एक इक्विपमेंट हम लगाते हैं जिसको हम गवर्नर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नर की बात हम कर लेते हैं। गवर्नर का मेन काम होता है फ्यूल, जो भी हमारा फ्यूल है, फ्यूल को गवर्न करना होता है। जब हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है तो उस समय वो फ्यूल को हमारे इंजन को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और जब फ्यूल हमारे इंजन को पहुंच जाता है, फ्यूल को हमारे वो इंजन को दे दिया। ठीक है, फिर जैसे-जैसे हमारे इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, इंजन की रिक्वायरमेंट के अनुसार वो क्या करता है कि हमारे फ्यूल को इंजन तक पहुंचाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, फ्यूल इंजेक्टर। और फ्यूल इंजेक्टर की बात करते हैं हम। तो प्रत्येक इंजेक्टर को प्रत्येक दहन कक्ष के ऊपर सिलेंडर हेड में फिट किया जाता है। जितने भी इंजेक्टर होते हैं दहन कक्ष के ऊपर सिलेंडर के अंदर हम सिलेंडर हेड में फिट कर देते हैं। फ्यूल को मोटी दीवार वाले उच्च दबाव वाली पाइपों के माध्यम से इंजेक्टर तक पहुंचा दिया जाता है। सिलेंडर के बीच सिलेंडरों के बीच समय की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए इंजेक्टर पाइप बराबर मात्रा या लंबाई की होनी चाहिए ताकि फ्यूल जो है हर सिलेंडर में समान मात्रा में फ्यूल की सप्लाई को दे सके। प्रत्येक इंजेक्टर पूर्ण दहन को इंश्योर करने के लिए दहन कक्ष में परमाणु ईंधन छिड़कता है। जो भी हमारा फ्यूल होता है इसको छिड़क देता है। उसके बाद कंबस्शन चैम्बर की बात करते हैं। दहन कक्ष सीआई इंजन में ईंधन को दहन कक्ष में इंजेक्ट किया जाता है। इससे एक ही समय में हवा के साथ अच्छी तरह से मिश्रण करना, प्रज्वलित करना और जलाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा होने के लिए 2 प्रकार के दहन कक्ष विकसित किए गए, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष इंजेक्शन। ठीक है, पहला जो हमारा फिगर दिया हुआ है इनडायरेक्ट इंजेक्शन का है और दूसरा जो है डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का है। जो इनडायरेक्ट में होता है, इनडायरेक्ट कंबस्शन चैम्बर जो हमारा होता है उसमें हम पहले एक प्री कंबस्शन चैम्बर बनाते हैं। प्री कंबस्शन चैम्बर बनाने के बाद फ्यूल की सप्लाई जो सबसे पहले प्री कंबस्शन में जाती है, फिर उसमें कुछ टेम्परेचर और प्रेशर होता है, उसके माध्यम से वो मेन कंबस्शन चैम्बर को हमारे फ्यूल जाते हैं, वहाँ पे हमारी फ्यूल बर्न होती है, जलती है। और डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट में कुछ है, डायरेक्ट हमें डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में हम फ्यूल इंजन के अंदर डायरेक्ट कंबस्शन चैम्बर में हम प्रवाहित करते हैं। टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर। टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर का जो मेन काम होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो है हमारा जो हवा होती है
हवा जो है वो कम्प्लीटली ज़्यादा उसको प्रेशर नहीं मिल पाता है, ज़्यादा वो गर्म नहीं हो पाती है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो उस केस में हमें टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर का प्रयोग करना पड़ता है। तो टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर प्रत्येक इंजन सिलेंडर तक पहुँचाने के लिए अधिक वायु को बढ़ाना या संपीड़ित करना, ठीक है? जितने भी हमारे अंदर हमारे इंजन के अंदर सिलेंडर लगे हुए हैं, हर सिलेंडर को अधिक वायु को सिलेंडर के अंदर वायु को बढ़ाना या उसको संपीड़ित कंप्रेस्ड एयर को इंजन के अंदर जब भेजने की आवश्यकता होती है, तो उस समय टर्बोचार्जर या सुपरचार्जर की आवश्यकता पड़ती है। सुपरचार्जर जो है ये यांत्रिकी रूप से इंजन क्रैंकशाफ्ट से संचालित होता है, ठीक है? टर्बोचार्जर में अपशिष्ट निकायों गैसों द्वारा संचालित होती है। टर्बोचार्जर जो भी हमारी व्यर्थ गैसेस होती हैं उसके माध्यम से हम चलाते हैं, जबकि सुपरचार्जर को इंजन के क्रैंकशाफ्ट से हम चलाते हैं। बढ़ी हुई वायु द्रव्यमान अन्य कारकों के आधार पर इंजन की थर्मल क्षमता और उत्सर्जन प्रदर्शन में सुधार करता है। टर्बोचार्जर को उच्च तापमान और उच्च घोड़ी गति से काम करना चाहिए, इसकी क्वालिटी है कि जो हमारा टर्बोचार्जर होता है वो हाई टेम्परेचर और उच्च घोड़ी गति से काम करना चाहिए होता है। ये हमारे पास टर्बोचार्जर है, डायग्राम के माध्यम से दिखाया हमने, और दूसरा ये सुपरचार्जर है, ठीक है? नेक्स्ट में आते हैं। धन्यवाद का है आपका, ये लास्ट हमारी स्लाइड थी। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आज मैंने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड डीजल फ्यूल सिस्टम पे आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा आशा करता हूँ ये आज का प्रशिक्षण जो है आपके लिए भविष्य में बहुत ही मददगार साबित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।